बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का किसी एरिया में से पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का किसी एरिया में से पास होना ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। दीज आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और ये कोई एरिया है। जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया को क्रॉस करेंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये सरफेस है और एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहाँ ली जाती है? नॉर्मल टू सरफेस। वी टेक डायरेक्शन ऑफ एरिया along its outward drawn normal. For example, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अब नॉर्मल टू प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल फर्ज करें थीटा है। नॉर्मल टू प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा है। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी होती है, फ्लक्स डेंसिटी भी होती है। एंड एरिया डिनोटेड बाय फाई एंड मैथमेटिकली बी डॉट ए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का। डॉट जब ओपन करेंगे बी ए कॉस थीटा दैट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स इज स्केलर क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। मैक्सिमम या मिनिमम का फैसला एंगल करेगा। इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो देन फ्लक्स इज़ मैक्सिमम बी ए। अगर ऐसे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पैरेलल हो जाए, ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल हो जाए तो मैक्सिमम लाइनें पास करेगी। और अगर ये एरिया है, इधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 हो जाए तो फिर फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम। कोई भी लाइन एरिया में से पास नहीं हो सकती। सो एंगल के डिफरेंट वैल्यूज़ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की भी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। मैक्सिमम फ्लक्स एंगल किस पे है? ज़ीरो पर है। इसका यूनिट क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स है बी ए। बी का यूनिट टेस्ला हमने पढ़ा था, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। 1 वेबर कितना होगा? अगर एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से पास हो तो हम उस मैग्नेटिक फ्लक्स को 1 वेबर कहते हैं। राइट। एक चीज़ है फ्लक्स डेंसिटी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इट इज़ इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स की वैल्यू बी ए है, एरिया पे डिवाइड कर लें, ए से कैंसिल हो गया। सो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? जो बी का यूनिट है वही टेस्ला भी हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी होगा, या फ्लक्स पर यूनिट एरिया की वजह से वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये सारे के सारे बी के यूनिट हैं। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला होता है। राइट। सो इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स।
एक है एम्पेयर्स लॉ। हमें पता है कि जब किसी तार में, किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो करंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? अगर ये तार है, इस तार में करंट है I, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द सर्कुलर ट्रैक में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई हमें एम्पेयर ने, कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सर्कुलर ट्रैक में कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। एम्पेयर लॉ को हम डिफाइन यूँ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ किसी क्लोज पाथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिबिलिटी, जिसको म्यू नॉट कहते हैं, एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर I की वजह से सर्कुलर ट्रैक में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करने का ये तरीकाकार है। एम्पेयर लॉ डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ। गोया दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज पाथ। इस लॉ की मदद से आप इस क्लोज पाथ में जितना मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किसी ओपन पॉइंट पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज ट्रैक। किसी क्लोज पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने में ये लॉ हेल्प करेगा। और इस लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है क्लोज पाथ में, वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है। एक है परमिबिलिटी म्यू नॉट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। म्यू नॉट मीडियम का कांस्टेंट है, इसको हम परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, वेबर पर एम्पेयर मीटर इसका यूनिट है। और म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, मीडियम का कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड करंट I जो इस तार में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड पे क्या लिखें? लेफ़्ट साइड पे लिखना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड पाथ। लेफ़्ट साइड को लिखने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल तो ये है, फर्स्ट कहीं जो क्लोज सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस है R। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है? R के बराबर है। R है रेडियस ऑफ द सर्कल। आप A से चलें, दोबारा A तक पहुँचें, सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई R। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 पाई R। तो इस 2 पाई R लेंथ में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो म्यू नॉट I के बराबर है। ये एक तरीका है लिखने का। 2 पाई R मल्टीप्लाई B, मतलब इस क्लोज पाथ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, ये तार है, तार में करंट है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लोज लेंथ है। आप इस लेंथ के टुकड़े कर लें, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 अप टू सो ऑन। इस पहले टुकड़े
डेल्टा L1 में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है, B का वो हिस्सा जो डेल्टा L1 में है, उसे कैसे शो करेंगे? कंपोनेंट ऑफ B इन लेंथ डेल्टा L1 किससे शो होगा? B डॉट डेल्टा L1 से शो होगा। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ डेल्टा L1। किसी एक चीज़ का कंपोनेंट दूसरे पे मालूम करना हो तो हमेशा डॉट लेते हैं। मैंने पढ़ाया था पहले, अगर ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, B का वो कंपोनेंट जो A पर है वो कैसे मालूम करते हैं? वो कौन सा कंपोनेंट होगा? B के कंपोनेंट कर लें, इधर B cos थीटा, इधर B sin थीटा, तो AB cos थीटा क्या होता है? A डॉट B। तो जब भी किसी एक का कंपोनेंट दूसरे पे मालूम करते हैं तो हमेशा डॉट की शक्ल में लिया जाता है। तो B का वो कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डेल्टा L1 की डायरेक्शन में है वो B डॉट डेल्टा L1 होगा, प्लस B का वो कंपोनेंट जो डेल्टा L2 में है वो क्या होगा? B डॉट डेल्टा L2। मैग्नेटिक फील्ड जो डेल्टा L3 लेंथ में है प्लस B डॉट डेल्टा L3, प्लस अप टू सो ऑन जो लास्ट टुकड़े में है वो B डॉट डेल्टा LN है। जब हम इन तमाम को जमा कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो डेल्टा L1 में है, जो डेल्टा L2 में है, जो डेल्टा L3 में है, जब सबको जमा कर लिया तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्लोज पाथ में। और लॉ के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई के बराबर है। तो एक तरीका ये है लिखने का कि आप टुकड़े कर लें, हर टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लें कितना है, सबको सम अप कर लें, तो ये भी वही आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल द स्मॉल एलिमेंट डेल्टा L। ये भी किसको शो करेगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ, दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड करंट। तो डिपेंड करंट की वैल्यू पर भी है, जितना ज़्यादा करंट होगा तार में उतना ज़्यादा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इसे हम एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। सोलेनॉइड टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करेंगे बाय अप्लाइंग एम्पेयर लॉ। ये क्लोज पाथ जो हमने इमेजिन की है मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए, इसे एम्पेरियन लूप कहते हैं। तो जिस तरह गाउसेस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस पे, क्लोज पाथ पे, किसी क्लोज शेप बॉडी पे अप्लाई होता है, उसी तरह एम्पेयर लॉ भी किसी क्लोज बॉडी पे अप्लाई होगा। अगर क्लोज बॉडी नहीं है तो आपको क्लोज बॉडी इमेजिन करनी पड़ेगी। वो इमेजिनरी सरफेस जिस पे आप एम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे उसको एम्पेरियन लूप कहेंगे। जिस तरह गाउसियन सरफेस थी, तो गाउसियन सरफेस भी आप क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं गाउसेस लॉ अप्लाई करने के लिए। यहाँ हमें एम्पेरियन लूप इमेजिन करनी पड़ेगी। इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।